दोस्तों नमस्कार। इन दिनों दुनिया भर में अलग अलग तरह से अलग अलग मसलों पर विमर्श हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाषा है हमारी, वो कैसे नियंत्रित होती है, हमारी बोली जो है वो कैसे नियंत्रित होती है और वो कैसे बाजार के विस्तार का एक टूल बन गई है। आज इस पर बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द रोज मार्केट में आ रहे हैं जिनको हमारे नेता, हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों के जरिए वास्तविक जो अर्थ है, जो जमीनी हकीकत है, उसको बदलने की कोशिश की जाती है उसके मुलम्मे के जरिए। इन्हीं शब्दों पर आज गहराई से बात करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार की भाषा क्या है, वो कैसे अपने तरीके से एक भाषा गढ़ता है, कैसे अपने तरीके से वो नए शब्द गढ़ता है और कैसे वो जो देशज बोलियां हैं, भाषाएं हैं, आम आदमी की जो संवाद की जो बोली है, जो भाषा है, उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। दरअसल ये जो वक्त है, ये कम्युनिकेशन के टूल्स के जरिए कॉमन मैन के जो सोचने के तौर तरीके हैं उनको नियंत्रित करने का समय है। बाजार और सत्ता मिलकर के इस तरह के शब्द गढ़ रही है जो वास्तविकता को स्पष्ट करने के बजाय उसे ढकते हैं। जन विरोधी फैसले अब सुधार कहलाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति अवसर बन जाती है और संकट को विकास की अनिवार्य कीमत बताया जाता है। जब किसी समाज से उसके शब्द छीन लिए जाते हैं तब विरोध अपने आप कमजोर पड़ता चला जाता है। सार्वजनिक सरकारी संपत्तियों को बेचने की ये जो प्रक्रिया है उसको विनिवेश कहते हैं लंबे समय से हमारे देश में, और ये शब्द दरअसल एक भ्रम पैदा करता है। लगता है कि कोई तकनीकी या प्रबंधकीय निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन असल बात ये होती है कि जनता की गाढ़ी कमाई से बरसों में खड़ी की गई जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, उसको जब निजी हाथों में सौंपा जाता है तो उसको आर्थिक सुधार कहा जाता है। निजीकरण को सार्वजनिक व्यवस्था की विफलता के समाधान के तौर पर पेश किया जाता है। कहा जाता है कि सरकारी व्यवस्था कोलैप्स कर गई तो इसलिए प्राइवेट हाथों में देना पड़ा। धीरे धीरे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी जैसी जो बेसिक नीड्स हैं उनको मुनाफे की चीज़ में बदल दिया गया है। यहाँ जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घटती जा रही है और आम नागरिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब कहा जाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर है, ये साझेदारी का शब्द है, लेकिन इस साझेदारी में संसाधन, जमीन और जोखिम सब जनता के हिस्से होते हैं और मुनाफा निजी कंपनियों के पास चला जाता है। लाभ होने पर निजी क्षेत्र पीछे हट जाता है और इसी भाषाई ढांचे में व्यापार समझौतों को किसानों के लिए अवसर के रूप में पेश किया जाता है। भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है, प्रोटेक्टेड किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे किसान सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, घरेलू कृषि को बड़े बाजार में प्राथमिकता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इन शब्दों की असलियत को समझना जरूरी है। दरअसल संरक्षण का अर्थ ये नहीं होता है कि किसान को कीमत की गारंटी मिल गई है। संरक्षण का मतलब अक्सर ये होता है कि इन क्षेत्रों को फिलहाल पूरी तरह से नहीं खोला गया है। किसान की जो वास्तविक सुरक्षा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद की गारंटी, लागत से ज़्यादा दाम और बाजार में सौदेबाजी की ताकत से आती है। व्यापार समझौते इसकी कोई गारंटी नहीं देते, कोई कानूनी प्रोविजन इनमें नहीं है इस तरह का, और ये कहा जाता है कि घरेलू किसानों के हित जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये मान लिया जाता है कि सभी किसान एक ही समान स्थिति में हैं, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, खेती पर तकनीकी उन्नत है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जबकि भारतीय किसान जो है वो छोटी जोत वाले किसान हैं। उनकी लागत ज़्यादा आती है उत्पादन की, मौसम की अनिश्चितताओं के बीच वो खेती करता है। ऐसे असमान हालात में प्रतिस्पर्धा जो है वो भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे उन्हें कमज़ोर करती है। और जो लोकल एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो उसको प्रिफरेंशियल एक्सेस मिलने की बात कही जा रही है बड़े बाजार में। ये भी शब्द बड़ा आकर्षक लगता है, सरकारी शब्द,
लेकिन अमेरिका जैसे बाजार तक पहुंचने के लिए जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड, जो सर्टिफिकेशन, जो पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, वो भारत के जो सीमांत और लघु किसान हैं उनकी पहुंच से बाहर है। इसलिए सवाल, ये जो प्राथमिकता है, जो कहा जा रहा है, जो कथित प्राथमिकता है, इसका जो लाभ है वो किसान को नहीं मिलेगा। बड़े बिजनेस हाउसेज को मिल सकता है, एक्सपोर्ट कंपनीज को मिल सकता है। किसान तो अक्सर कच्चा माल देने वाली सबसे कमज़ोर कड़ी बन करके रह जाता है। इसमें निर्यात आधारित खेती की मजबूती बताया जा रहा है, जबकि इससे जो है खेती की जो स्थानीय ज़रूरतें हैं उनके बजाय वैश्विक मांग पर निर्भर होता चला जाता है किसान। इसका असर फसल चक्र पर पड़ता है, पानी की उपलब्धता पर पड़ता है, स्थानीय सुरक्षा पर पड़ता है। और दरअसल खेती तब मजबूत होती है जब किसान का जोखिम कम हो, उसकी आमदनी बेहतर हो, ना कि वो जब वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर उसके उतार चढ़ाव के ऊपर निर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर भारत का नारा जो है वो इसी भाषाई रणनीति का हिस्सा है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि अपनी कृषि व्यवस्था हो, बीज अपने हो, बाजार अपना हो, मूल्य निर्धारण की क्षमता मजबूत हो। जबकि इन सब पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभाव जब बढ़ता है तो इससे आत्मनिर्भरता जो है वो घटती है। ये नई तरह की निर्भरता है, आत्मनिर्भरता नहीं है। देश के विकास को भी इन्हीं शब्दों में परिभाषित किया जाता है। विकास को जीडीपी और निर्यात के आंकड़ों तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन देश तब विकसित नहीं होता जब खेती घाटे का सौदा बन जाए, किसान कर्ज में डूबा हुआ हो, गांवों से शहरों की तरफ दिन रात पलायन हो रहा हो, तब देश विकसित नहीं होता, तब देश आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ता, नए तरह के संकट की तरफ बढ़ता है। दरअसल सवाल बाजार को सर्वशक्तिमान मान लेने की सोच का है। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर धकेल दे, उसे बिना सवाल के स्वीकार करना बेहद खतरनाक है। और ये जो शब्द हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, ये पूरे थॉट प्रोसेस को तय करते हैं, सोच की दिशा को तय करते हैं। जब शब्द बदल दिए जाते हैं, उनके अर्थ बदल दिए जाते हैं, तो झूठ भी सच दिखने लगता है और सच धुंधला पड़ने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन शब्दों के भीतर इनके पीछे छिपे अर्थों को समझें और वास्तविकता को उसकी असलियत से पहचानें, उसके असली नाम से पहचानें। अंत में एक और बुनियादी सवाल, जब भारत की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में रहती है और किसान मजदूर से जुड़ी नीतियां तब उन्हें लच्छेदार, जटिल और अंग्रेजी के शब्दों में क्यों समझाई जाती हैं? अगर ये नीतियां सच में उनके हित में हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी, तो ये देसी अंदाज में, सीधी भाषा में, देशज भाषाओं में, लोक भाषाओं में, खेत खलियान की भाषा में क्यों नहीं समझाई जाती? उनके शब्द क्यों इस्तेमाल नहीं किए जाते? शायद इसलिए क्योंकि जो भाषा साफ साफ समझ में आ जाए, उसमें ही सवाल भी सबसे पहले खड़े होते हैं। तो अगर किसानों को प्रिफरेंशियल एक्सेस का अर्थ पता चल जाएगा तो वो आंदोलन की राह पर भी निकल सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार के मंत्री और अफसर हमेशा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं उनको अंग्रेजी शब्दों में करते हैं, अंग्रेजी भाषा में करते हैं और नए नए आकर्षक मुलम्मे चढ़ा करके नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जल्द एक नए वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।